आज आंदोलन का 31वां दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया, उनके हर सवालों का जवाब दिया। लेकिन आंदोलन कर रहे किसान अभी भी एक ही बात पर कायम है कि हर हाल में तीनों कृषि कानून वापस हो। एक तरफ पीएम बोल रहे थे, दूसरी तरफ उनका विरोध हो रहा था। लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। बीज तो हड़प लेंगे, ये तो सच है। प्रधानमंत्री में झूठ बोल दिया जी। झूठ मार रहे हैं, ਉਹਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ नहीं है। जिन्ना तक करो ये कानून वापस नहीं लेंदा। एक तरफ पीएम बोल रहे थे, दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे किसान विरोध कर रहे थे। पीएम किसानों को भरोसा दे रहे थे, उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे। इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। लेकिन किसान थाली बजाकर उनकी बातों का विरोध कर रहे थे। इन तस्वीरों को देखिए, पंडाल में हंगामा मचा हुआ है, कुर्सियां इधर से उधर फेंकी जा रही हैं और पुलिस कोहराम मचाने वाले इन लोगों को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। तस्वीरें पंजाब के बठिंडा की हैं, जहां बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान किसानों ने जमकर तोड़फोड़ की। विरोध की कुछ ऐसी ही झलक पंजाब के जालंधर में भी दिखी, जहां किसान बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया का घर घेरने पहुंचे तो हालात हाथापाई जैसे बन गए। वहीं हरियाणा के जींद में किसानों ने पहले टोल प्लाजा को फ्री कराया और फिर थालियां बजाकर पीएम मोदी के किसान संवाद का विरोध किया। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर महीने भर से मोर्चा जमाए हुए हैं और अब सरकार के न्योते के बावजूद किसान नेता बातचीत को राजी नहीं हो रहे। इस बीच पंजाब के अमृतसर और आसपास के कई जिलों से किसान 100 से ज्यादा ट्रैक्टर में सवार होकर दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को प्रधानमंत्री की बातों में विश्वास नजर नहीं आ रहा। इन किसानों को लगता है कि प्राइवेट कंपनियों ने जमीनों को हड़पना शुरू कर दिया है। प्रोग्राम बनाया था कि जिले वाइज जहाँ ये एरिया जाएगा, परंतु लोग इतने उत्साहित हैं, इतने जोश में हैं कि वो बिना जो अपने टर्म से भी पहले जा रहे हैं। वो बोले जब हमारा टर्न आएगा उस टर्न पे भी जाएंगे, परंतु वैसे भी हमारे को जो है जाने की इजाजत दीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश भर के किसानों को पीएम की बातों पर भरोसा नहीं है। देश के कई किसान और संगठन ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री की बातों पर पूर्ण विश्वास है। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। खुद कई किसानों ने पीएम के साथ संवाद कार्यक्रम में पीएम के सवालों का जवाब भी दिया। यूपी के महाराजगंज जिले में रहने वाले किसान राम गुलाब से पीएम का संवाद सुनिए। ये अहमदाबाद की कंपनी आपसे माल खरीद रही है, आपको पूरे पैसे दे रही है। सर हमसे उनसे एग्रीमेंट हुआ है, हम पहले 10 से 15 रुपए किलो हम उसको बेच देते थे लोकल मार्केट में, और उनसे हमसे 25 रुपया का एग्रीमेंट हुआ है और वो हमारे घर से लेके जाएंगे। अरे वाह! इसमें हमें किसी प्रकार का भाड़ा नहीं देना है, ना ही कोई बिचौलिया का है। तो आपको ये नए कृषि सुधार के कारण सबसे बड़ा लाभ होगा, ऐसा आपको लगता है? जी। और ये जमीन तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं सर, इससे तो हम देख रहे हैं जमीन नहीं जाएगी। ऐसी खुशी एमपी के किसानों के चेहरों पर भी थी। जो
नया कानून लाए हैं नहीं, उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी और हमें अनेक लाभ होंगे, विकास होगा। लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली के बॉर्डर अभी भी सील हैं। महीने भर से जारी आंदोलन को कई राज्यों से आए किसान अब और तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को इन किसानों को मनाने के लिए और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही मांग है, बस तीनों कानून वापस हो। किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस हो, लेकिन क्या उन्हें ऐसा करने के लिए विपक्ष उकसा रहा है? क्या किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष है? क्या विपक्ष की सियासत की वजह से ही सरकार और किसानों में बात नहीं बन पा रही है? ये सवाल शुक्रवार को पीएम मोदी के दिए एक बयान के बाद फिर चर्चा में है और अब इस पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके चर्चा नहीं होने दे रहे। विपक्ष को गालियां देकर किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा। आज किसानों के हमदर्द बनकर और उनको गुमराह करने का जो पाप कर रहे हैं, उसकी सजा आने वाले कल में भारत की जनता उनको देगी। हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी गुमराह नहीं कर रही। ये 30, 35, 40 हजार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो कहीं फर्जी किसान बन के, कहीं भ्रम फैला करके अपनी राजनीति करते हैं। किसानों के आंदोलन को 1 महीना हो चुका है, लेकिन सुलह अब तक नहीं हुई। सरकार किसानों के साथ है, ये भरोसा देने खुद पीएम मोदी शुक्रवार को एक बार फिर से आगे आए, लेकिन लगे हाथ विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे। पीएम मोदी का ये बयान उस वक्त आया है जब 2 दिन पहले ही राहुल गांधी अपने पूरे दल बल के साथ किसानों के मुद्दे पर सड़क पर निकले थे। इसीलिए ये बात कांग्रेस को चुभ गई। आदरणीय मोदी जी, किसान को लूटें आप, किसान की आजीविका, किसान के दर्द को न समझें आप, खेत खलिहान पर हमला करें आप और किसान को गालियां भी दें आप। विपक्ष को गालियां देकर किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा। विपक्ष को कोसकर किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस मोदी सरकार की नीतियों को आंदोलन का जिम्मेदार मानती है। इस सियासी खींचतान पर किसान क्या सोचता है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुन लीजिए, जो आंदोलन के बाद से किसानों को बातचीत का न्योता दे रहे हैं, लेकिन किसान मान नहीं रहे। देश में कुछ लोग जो अपना जमीनी आधार खो चुके हैं, समय समय पर वो कंधों की तलाश करते हैं और आज किसान आंदोलन के माध्यम से किसान के कंधों पर अपनी वैचारिक बंदूक चलाकर अपने स्वार्थ और हित साधन करना चाहते हैं, वे इसमें सफल नहीं होंगे। तो पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमले की जो लकीर खींची है, आने वाले दिनों में वही अब पूरी सरकार की लाइन होगी। सरकार किसानों पर तो नरम रहेगी, लेकिन सियासी विरोधियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सुन लीजिए कि आंदोलन और सियासत की इस नई बहस पर किसान क्या सोचता है। उन्होंने कहा हमारे को पॉलिटिकल पार्टी अफेक्ट कर रही है। हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी गुमराह नहीं कर रही, हमें सेंटर की सरकार, बीजेपी की सरकार गुमराह कर रही है। 1 महीने से कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी स्टेज पे, चाहे ये बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर है, किस बॉर्डर पे कौन सा राजनीतिक दल का कौन नेता आया है? आपने देखा है कोई? किस पार्टी का झंडा है कहीं दिखाई दिया है? या कौन सा वो किसान है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, कोई झंडा उठा के आया हो, कोई स्टेज पे हो?
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठनों ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, लेकिन यूपी के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा को आंदोलन करने वाले किसान नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहे हैं। ये 30-35-40 हजार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, एंटी नेशनलिस्ट और ऐसे लोग जो आदरणीय मोदी जी के लोक कल्याण के, लोक हित के जितने भी उनके निर्णय हैं उसका विरोध करना ही उनका लक्ष्य है। तो ऐसे लोगों का ये ग्रोव है जो कहीं फर्जी किसान बन के, कहीं भ्रम फैला करके अपनी राजनीति करते हैं। और अगर किसानों की चिंता को जल्द दूर नहीं किया गया तो सियासत फिर से नए मौके तलाशेगी। देखिए, किसान आंदोलन के बीच विपक्ष में बड़ी राजनीतिक हलचल तेज है। शरद पवार की अगुवाई में विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति को किसान कानून के खिलाफ ज्ञापन दे चुका है। ममता बनर्जी भी शरद पवार के संपर्क में है। ऐसे में क्या शरद पवार विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं? शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय से ये सुबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई। देखिए, शरद पवार को यूपीए चीफ बनाने की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। शिवसेना ने इशारों में की पवार की पैरवी। सामना में जो लेख लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि पवार की अगुवाई में विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। पवार का कद बड़ा है और उनके नेतृत्व में विपक्ष और मजबूती के साथ सत्ता का सामना कर सकता है। किसान कानून के खिलाफ कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। किसान कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रियंका और राहुल। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं कांग्रेस पर हमला। राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे। ऐसे में शिवसेना ने की है शरद पवार को विपक्ष की अगुवाई करने की वकालत। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना के मुखपत्र सामना में इशारों में यूपीए का नेतृत्व शरद पवार को सौंपने की वकालत की गई है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है, जब तक यूपीए में सारे बीजेपी विरोधी शामिल नहीं होते तब तक विपक्ष मोदी के सामने बेअसर ही रहेगा। महीने भर से दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष हैं। उन्होंने अभी तक यूपीए का अध्यक्ष पद बड़ी ही खूबी से संभाला है, लेकिन इस पूरे सफर में उनका साथ देने वाले मोतीलाल वोरा हो या अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और यूपीए का भविष्य क्या, इसका भ्रम अभी कायम है। राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर भले ही जोरदार संघर्ष कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही व्यक्तित्व है। विपक्ष को उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। हालांकि आज विपक्ष की जो हालत है उसमें विपक्ष की अगुवाई करना बंजर गांव के मुखिया का पद संभालने जैसा है। सामना के जरिए शिवसेना की राय ऐसे वक्त में सुर्खियों में आई है जब दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में कांग्रेस ने अपनी आवाज और तेज की है। लेकिन शिवसेना को लग रहा है कि कांग्रेस के समर्थन से किसानों को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मोदी सरकार के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। सामना में लिखा गया, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है। नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नेतृत्व है। अमित शाह जैसे राजनीतिक चाणक्य हैं, ऐसा यूपीए में कोई नहीं दिखता। तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, कुमारस्वामी की पार्टी, चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक की पार्टी, ये सभी पार्टियां और नेता बीजेपी के विरोधी हैं, लेकिन यूपीए में शामिल नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधी इन पार्टियों का यूपीए में शामिल हुए बिना विपक्ष का बाण सरकार पर नहीं चलने वाला है। शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की चर्चा 15 दिन पहले उस वक्त भी चली थी जब पवार की अगुवाई में राहुल गांधी और सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने किसान कानून के खिलाफ राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तब शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा था, पवार यूपीए की कमान संभालें तो उन्हें खुशी होगी। यूपीए को पवार पावर मिलने की अटकलों को कई नेता राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बता चुके हैं। एकदम ग्रासरूट स्तर पर फिर से मजबूत करना है और एक सशक्त विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा करना है। और ये सब तभी संभव है जब एक बार फिर से राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। शिवसेना के संपादकीय के बाद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की चर्चाएं फिर तेज हो सकती हैं। हालांकि शरद पवार खुद इसका खंडन कर चुके हैं।
तो देखिए, बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों शिवसेना शरद पवार को यूपीए के अध्यक्ष के तौर पर देख रही है या उनका नाम बार बार आगे बढ़ा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े जुड़ गए हैं मुंबई से। रौनक, मुझे एक बात बताइए, पवार का नाम आगे बढ़ाने के पीछे शिवसेना की आखिर रणनीति क्या है? जी देखिए आदर्श, साफ तौर पर यह दिख रहा है कि पवार को लेकर इसलिए शिवसेना ज्यादा आग्रह करती हुई दिख रही है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई ऐसा दूसरा नेता फिलहाल ये नहीं करने में, मतलब उनकी ये क्षमता नहीं दिखती कि मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी या कोई और दूसरे नेता, इनको एक प्लेटफॉर्म पर अगर लाना है तो उसके लिए ऐसा एक बड़ा नेतृत्व की जरूरत है जो ये सब कर सकता है और ये पूरी क्षमता जो है वो शरद पवार में दिख रही है। और शायद यही वजह है कि शरद पवार के नाम को फिर एक बार अपने एडिटोरियल के जरिए यूपीए अध्यक्ष के तौर पर पेश करने की कोशिश जो इस एडिटोरियल में शिवसेना की ओर से की गई है। देखना दिलचस्प होगा कि इस संपादकीय के बाद अब कांग्रेस की महाराष्ट्र में प्रतिक्रिया क्या आती है और खास तौर से एनसीपी इसको कैसे देखती है, क्योंकि एनसीपी जब कुछ दिनों पहले इस तरह की चर्चा सामने निकल कर आई थी तब एनसीपी की तरफ से साफ तौर पर डिनायल जो है वो आया था कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि शरद पवार यूपीए के चेयरपर्सन बन सकते हैं। मुख्य तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि आज जब शिवसेना ने इस तरह का एडिटोरियल लिखा है और एक पैरवी की है कि शरद पवार ने यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया आती है यह देखना दिलचस्प होगा। आदर्श जी बिल्कुल दिलचस्प होगा, लेकिन मुझे एक बात और बताइए रौनक, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बार बार शिवसेना की तरफ से इस तरह की चर्चाओं को हवा दी जा रही है, वजह उसके पीछे की क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। क्या जब महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्यमंत्री बने, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उस वक्त शरद पवार की तरफ से जो कोशिश की गई, जो मदद की गई सबको एकजुट लाने की, क्या एक तरीके से एहसान उतारने की कोशिश हो रही है या वाकई शिवसेना नेताओं को लगता है कि शरद पवार से ही यूपीए को बचाने की उम्मीद है? जी देखिए, दोनों चीजें जो है इसमें देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर शिवसेना हमेशा से ही शरद पवार को लेकर, जब से सरकार का गठन हुआ है तब से राष्ट्रीय स्तर पर शरद पवार ने यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए या सभी बीजेपी विरोधी दलों का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल की जो स्थिति राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिल रही है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का कोई ऐसा दमदार चेहरा जो है वो देखने को नहीं मिलता कि सरकार को घेरने का काम कर सके। और इसके पहले भी शरद पवार ने राष्ट्रीय राजनीति में जब वो नेता विपक्ष हुआ करते थे लोकसभा में, उस वक्त भी उन्होंने अपने दमखम को जो है वो साफ तौर पर दिखाया। और आज जब लोकसभा में नेता विपक्ष का पद जो है वो कांग्रेस के पास नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर सभी दलों को, जो बीजेपी विरोधी दल है, उनको अगर एक छतरी के नीचे लाना है तो उसकी क्षमता रखने का काम केवल शरद पवार कर सकते हैं। और यही वजह है कि मोदी से टक्कर लेने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से टक्कर लेने के लिए शरद पवार को यह काम करना चाहिए, इसलिए शिवसेना जो उनके नाम को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। जी रौनक, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रौनक कुकड़े हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे।